अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस और अमवात में हर गुजरते दिन के साथ रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। हर गुजरता दिन इस वबा को लेकर खतरनाक तस्वीर पेश कर रहा है, जिसके बाद अब यह सवाल पैदा हो रहा है कि आया पाकिस्तान में कल से लॉकडाउन में मजीद सख्ती का फैसला किया जाएगा या दुनिया के कई ऐसे ममालिक की तरह लॉकडाउन में नरमी की जाएगी जहां कोरोना वायरस का कर्व अभी तक फ्लैट नहीं हुआ और इसके बावजूद ये ममालिक लॉकडाउन में नरमी करने का ऐलान कर रहे हैं। भारत और ब्राजील की मिसालें इस हवाले से बहुत अहम है, जहां कोरोना वायरस के हर रोज रिकॉर्ड केसेस और अमवात सामने आने के बावजूद लॉकडाउन में नरमी करने के ऐलानात हो रहे हैं। मगर अहम बात यह है कि चाहे यूरोप हो या एशिया या जनूबी अमेरिका, जिन जिन ममालिक में लॉकडाउन में नरमी करने का फैसला किया जा रहा है वहां SOPs को भी यकीनी बनाने और नया तर्ज जिंदगी अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। दुनिया अब इस नतीजे तक पहुंच चुकी है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तवील अरसे तक लॉकडाउन मुमकिन नहीं है और दुनिया को अब इस वायरस के साथ जिंदगी गुजारना सीखना होगा। इसीलिए जिन ममालिक में लॉकडाउन में नरमी के ऐलानात हो रहे हैं वहां SOPs पर अमल दरामद के लिए भी बाकायदा हिकमत अमली बनाई जा रही है। मगर तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान में SOPs पर बड़ी हद तक अमल दरामद के बगैर ही लॉकडाउन में नरमी करने का फैसला किया जा रहा है। SOPs पर अमल दरामद कैसे होगा और SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, इस हवाले से कोई ठोस फैसले नहीं लिए जा रहे। बरतानिया, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी समेत दुनिया के कई ममालिक SOPs के तहत लॉकडाउन में नरमी कर चुके हैं। मुसलमानों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि 72 रोज के बाद मस्जिद नबवी को भी खोल दिया गया है, मगर यहां भी SOPs की अमल दरामद को यकीनी बनाया गया है और नमाजियों ने सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाया है। इसी तरह आज मस्जिद अक्सा को भी नमाजियों के लिए खोल दिया गया है, जबकि तुर्की में SOPs के तहत मसाजिद के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। ये सारे मनाजिर पिछले 24 घंटों के हैं और अब आप देख सकते हैं कि कैसे मसाजिद SOPs पर अमल दरामद करवा रही हैं। पाकिस्तान में अभी अगर हमें मसाजिद को खुला रखना है, कारोबार खोलने की इजाज़त देनी है, तालीमी और खेलों की सरगर्मियाँ बहाल करनी है, तो SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। बरतानवी हुकूमत ने भी कल से मुल्क भर में कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की इजाज़त दे दी है, जिसके तहत कल से मुल्क भर में हॉर्स रेसिंग के मुकाबले शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग के मुकाबले 17 जून से शुरू हो जाएंगे। मगर अहम बात यह है कि मुल्क भर में तमाम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ तमाशाई के बगैर होंगी। I'm delighted to announce today that the government has published guidance which allows competitive sport to resume behind closed doors from Monday at the earliest, and crucially only when it's safe to do so. But football, tennis, horse racing, Formula One, cricket, golf, rugby, snooker and others are all set to return to our screens shortly. बरतानवी वजीर खेल और सकाफत ओलिवर डाउडेन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेलों की सरगर्मियां शुरू करने का ऐलान कर रहे थे और अहम बात यह है कि बरतानिया में लॉकडाउन में नरमी की जा रही है क्योंकि कोरोना वायरस के नए केसेस में भी मुसलसल कमी आना शुरू हो गई है। लेकिन दुनिया में ऐसे ममालिक भी है जहां इस वबा में मुसलसल इजाफा हो रहा है, मगर इसके बावजूद वहां लॉकडाउन की सख्तियों में नरमी की जा रही है, जिसमें ब्राज़ील और इंडिया भी शामिल है। मगर अहम बात यह है कि चाहे भारत हो, बरतानिया या यूरोप के दूसरे ममालिक, जिन ममालिक ने लॉकडाउन में नरमी की है वहां SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया है और SOPs की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने आयद किए गए हैं। इंग्लैंड और वेल्स में पुलिस ने 27 मार्च से 11 मई तक सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ वर्जियों पर 14,000 से ज्यादा जुर्माने आयद किए हैं। इसी तरह भारतीय रियासत पंजाब में भी अवामी मकामात पर मास्क ना पहनने पर 500 रुपये जुर्माना और दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत पर अमल ना करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया है। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस को लेकर सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। कल मुल्क में 88 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जो एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। मगर इसके बावजूद लॉकडाउन में जो नरमी की गई है उसमें SOPs पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया गया है और ना ही खिलाफ वर्जियों से निमटने के लिए हिकमत अमली दिखाई दी गई है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें कल NCC की मीटिंग में क्या फैसला करने जा रही हैं, इन मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वजीर प्लानिंग असद उमर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। असद साहब, जो पिछले एक हफ्ते का अगर हम डेटा देखें, पॉजिटिव केसेस की शरह 20% से तजावुज़ कर चुकी है, अमवात में हर दिन एक रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद भी बढ़ गई है। ये जो रीसेंट डेटा है, क्या आपके जो प्रोजेक्शंस जो अंदाजे थे उसके मुताबिक ही है या उससे ज़्यादा है? नहीं, थैंक यू शहजाद। पहली बात तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ये SOP वाला जो पॉइंट आपने एम्फसाइज किया।
आज हमने एनसीओसी में यहाँ इस्लामाबाद बेस्ड जो एंकर्स हैं उनमें से कोई 11-12 एंकर्स को बुलाया हुआ था और उनके साथ जो बात हुई तो उसके अंदर ये जो दोनों आपकी बातें हैं उसमें कवर हो जाती हैं। एक तो उनको हमने अपनी प्रोजेक्शन दिखाई कि जब मुख्तलिफ फैसले होते रहे हैं तो उस वक्त हमारे सामने क्या प्रोजेक्शंस थी और हकीकत में नंबर्स क्या है। तो वो शुरू किया हमने मिडल ऑफ मार्च में, जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जिसको एनसीसी बनाई गई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाद, तो मार्च के वस्त में जो प्रोजेक्शन थी हमारी अप्रैल तक की, फिर उसके बाद अप्रैल के वस्त में अगर आपको याद हो हमने कुछ इंडस्ट्रीज को ज्यादा दी थी ऑपरेट करने की, वो फैसला, फिर मई 9 का जो फैसला हुआ। हर दफा जो हमारे सामने प्रोजेक्शंस रखी गई हैं जो एक्चुअल हुए हैं बशमूल पिछले 3 दिन में जो हुआ है वो उन प्रोजेक्शन से कम है। तो क्या इजाफा हो रहा है वबा के अंदर, वबा फैल रही है, बिल्कुल। क्या हलाकत में इजाफा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। क्या ये उससे ज्यादा है जो हमारी प्रोजेक्शन थी हमारे सामने, नहीं, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन जो सबसे अहम बात है, आज बहुत इसके ऊपर तफसीली हमने बात की, एनसीओसी की मीटिंग के अंदर बड़ा लंबा इजलास था और ये भी फैसला किया गया कि कल सुबह हमने एनसीओसी की मीटिंग के अंदर चीफ मिनिस्टर्स को भी दावत दी है और जाहिर है वो एनसीसी की मीटिंग में तो होंगी कल शाम को जो होगी। और हमने नंबर 1 एजेंडा आइटम जो उसके अंदर रखा है वो रखा ये है एसओपी कंप्लायंस वाला, क्योंकि वो तमाम दुनिया के अंदर जैसे आप जिक्र कर रहे थे, ये तो जाहिर हो गया है कि मईशत को या लोगों की जिंदगी को बंद करके मुल्क आगे नहीं चल सकते हैं एक गैर मुतय्यना मुद्दत के लिए, लेकिन साथ साथ एसओपी डिफाइन करनी है और जो की गई हैं सारी हिदायत की गई हैं। रमजान के वक्त तक जो है मैं कहूँगा पाकिस्तान की कौम ने बड़े एक डिसिप्लिन का मुजाहरा किया था। मैं एक मिसाल ले लूँ, तरावी के ऊपर बहुत बहस हुई थी लेकिन 70 से 80% हमने एसओपी की कंप्लायंस देखी। वो रमजान के आखिरी अशरे में जिस तरह खरीदारी हुई ईद के ऊपर बिल्कुल वायलेशन देखी गई हैं। तो अब ये नहीं हो सकता कि सारी कौम की, सारे मुआशरे की हिफाजत जो है वो दाव पे लगा दी जाए क्योंकि चंद लोग या चंद हजार लोग जो है वो बेहतियाती कर रहे हैं। तो एसओपी कंप्लायंस जो है ये नंबर 1 टॉपिक होगा। अच्छा असद साहब, आज आपने ये कहा है कि हुकूमत का जो बुनियादी मकसद है वो लोगों को इस वबा से महफूज रखना है, तो आप लॉकडाउन के जरिए नहीं करेंगे क्योंकि आप कह चुके हैं कि मुस्तकिल लॉकडाउन एक लंबे अरसे तक नहीं लगाया जा सकता। तो जो हमारे पास ऑल्टरनेट रह जाता है लोगों को महफूज रखने का वो यही है कि वो अपनी ज़िंदगी भी गुजारें लेकिन एसओपीज़ को फॉलो करें, डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने, ये सब कुछ करना है। लेकिन इस हवाले से भी क्या जो फैसले किए गए हैं वो अनप्लैंड या उजरत में नहीं किए गए? मैं आपको मिसाल दे देता हूं। जैसे आपने कहा तरावी के हवाले से 70% तक आपके मुताबिक जो है फॉलो किए जा रहे थे एसओपी, लेकिन फौरी तौर पे मार्केट्स खोलने का फैसला कर दिया। मार्केट्स में एसओपी फॉलो नहीं हो रहे थे, इसके बावजूद पंजाब हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर खोलने का फैसला कर दिया। तो बजाय इसके कि इंतजामिया का फोकस किसी एक सेक्टर पे होता, वहां पर वो इन तमाम एसओपीज को इंप्लीमेंट कर लेते, फिर हम दूसरे स्टेज पे जाते। हम एक साथ खोलते जा रहे हैं और बगैर इस चीज के कि कहीं पे एसओपी मुकम्मल फॉलो नहीं हो रहे। लेकिन दोनों का आपस में वो कोई ट्रेड ऑफ नहीं है। मसलन जो इंटरप्रोविंशियल ट्रांसपोर्टेशन खोली गई है वहां पे जो कंप्लायंस है वो तो मैं कहूँगा तकरीबन 100% है, कम से कम 99% तो होगा ही। जहाजों में देख लें, ट्रेन के अंदर देख लें, बहुत ज्यादा कंप्लायंस देखी गई है। तो जो मेन जो प्रॉब्लम हमें नजर आया है वो पहले नजर आया बाजारों के अंदर जब शॉपिंग के अंदर था, और उसके बाद हमें वो नजर आया ईद के ऊपर जिस तरह से लोगों ने मिली है। और वो तो जाहिर है उसका कोई ओपनिंग से ताल्लुक नहीं है। अगर लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं ईद के ऊपर तो वो हुकूमत के किसी अहकाम से उसका ताल्लुक नहीं है। तो हमारी बहुत सारे एरियाज के अंदर एसओपीज के ऊपर लोगों ने अच्छा दरामद भी किया है और ऐसे एरिया भी हमें नजर आए जहाँ नहीं किया, तो वो हमें करने की जरूरत है। बाई द वे सिर्फ ये एसओपी की कंप्लायंस नहीं है, दूसरा हिस्सा जो हमने कहा था अपनी हिकमत अमली का वो स्मार्ट लॉकडाउन का था। और आज हमने वही एंकर्स की प्रेजेंटेशन में उनको ये भी दिखाया कि 600 से ज्यादा मुकामी एक्शंस हुए हैं पाकिस्तान में इस वक्त जो ओपन है, जहाँ पे कहीं पे कुछ घर है, कहीं पे कुछ गलियां हैं, कहीं पे पूरा मोहल्ला है जिस पे लॉकडाउन किया गया। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि इस वक्त भी स्मार्ट लॉकडाउन इंप्लीमेंट हुआ है और 600 मकामात हैं पूरे मुल्क में। कराची में मुझे नहीं लगता, क्योंकि कराची में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, बात आ रही है कि कोई ऐसा इलाका हो जो लॉकडाउन किया हो, स्मार्ट लॉकडाउन की नजर हुआ हो इस वक्त केसेस की वजह से। सिंध की हुकूमत ये इलाके की बुनियाद के ऊपर नहीं कर रही है, वो जिन घरों में होता है सिर्फ उन घर के अंदर करते हैं। सही कह रहे हैं आप, सिंध के अंदर नहीं है
ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये एरिया वाइज जो है वो पंजाब में सबसे ज्यादा और उसके बाद केपी में हुए हैं, लेकिन सिंध की हुकूमत का जो है वो उनकी हिकमत अमली ये है कि जिस घर में हो उस घर को सिर्फ टारगेट करके वहां पर किया जाए। शायद उसकी वजह यह है कि वो किसी एरिया को जाके लॉकडाउन करते हैं तो आपके एमएनएस कहते हैं कि हमसे नहीं पूछा, हम यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे और ऐसे ही कर दिया। मेरे ख्याल से इस वजह से वो अब घबरा गए। लेकिन असद उमर साहब, हमारे वो बेजर से एमएनए से मुझे तो नहीं लगता सिंध हुकूमत घबराएगी, बट अच्छा असद साहब ये बताइए, ये इम्प्लीमेंटेशन जो है एसओपीज की होगी कैसे? आप लोग अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, आप लोग कहते भी रहे, वज़ीर आज़म भी कहते रहे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, इसको कैसे आप बावर करवाएंगे? सही बात है। इसमें देखें, सबसे पहली तो इम्प्लीमेंटेशन इंफरादी तौर पे तो जो है वो अवेयरनेस कैंपेन भी उसका एक बड़ा जरिया है, लेकिन उसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते कि कंप्लायंस के अंदर ये सूरत हाल हो कि मोटरसाइकिल के ऊपर लोगों को वो पुलिस वाला रोक के पहले मास्क नहीं पहना तो मैं चालान करूंगा, और इंफरादी तौर पे फुटपाथ पे आदमी चल रहा है, वो हम नहीं उस तरफ जाना चाहते। लेकिन मसलन एक मार्केट है, उस मार्केट के अंदर जो दुकानदार काम कर रहे हैं, वहां पे लोग काम कर रहे हैं, उनको रोजगार के लिए ये मौका दिया गया है। अगर एक सादा सी चीज, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, तो कल फैसला होगा कि क्या करना है। अगर ये फैसला कर लेंगे जी, अगर मास्क नहीं पहना हुआ, क्योंकि अभी हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन में मैंडेटरी है कि पब्लिक प्लेस में आपने मास्क पहना है, अगर आपने मास्क पहना नहीं होगा तो आप खरीदारी नहीं कर सकते। और अगर कहीं मार्केट में नजर आता है कि इसके ऊपर कंप्लायंस नहीं हो रही, आप 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए मार्केट बंद कर दें। एक दफा पैगाम पहुंच जाए ये, तो ये इन्फोर्सेबल है, बहुत हद तक इन्फोर्सेबल है। तो लेकिन देखें कि कल क्या फैसले होते हैं। लेकिन जैसे इंडिया में, पंजाब में इंफरादी तौर पे भी कर रहे हैं, मास्क नहीं पहना तो 500 रुपए जुर्माना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की बाजारों में तो 2,500 रुपए जुर्माना, वो इंफरादी तौर पे भी कर रहे हैं, सिर्फ मार्केट्स या दुकानों पे नहीं है उनका फोकस। शहजाद, ये आप और मैं खासतौर पे जो कराची को ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं ना, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी हिकमत अमली नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैंने तो आपको एक मिसाल दी थी कि क्या हो सकती है सूरत। फैसला तो कल होगा, कल की एनसीसी मीटिंग के अंदर फैसला होगा कि किस किस्म से के फॉलोअप करने। लेकिन हम ये जरूर तजवीज वहां पर रख रहे हैं, तमाम चीफ सेक्रेटरीज मुत्तफक हैं इसके ऊपर। एनसीओसी की राय भी ये है कि कंप्लायंस के लिए अगर नहीं हो रही है कंप्लायंस, तो कोई ना कोई प्यूनिटिव एक्शन जरूर होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर ऐसा लगता है कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कल मेरे प्रोग्राम में भी कहा है, गालिबन आप भी तरदीद कर चुके हैं कि हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन अगर हम तमाम सेक्टर्स को खोलने जा रहे हैं और वहां पे एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे, तो फिर अमलन हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ही जाएंगे। सही, बिल्कुल। हर्ड इम्यूनिटी वो मैं बहुत दफा समझा चुका, पता नहीं ये कहाँ से बातचीत शुरू हो गई हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर। वो कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई दुनिया का मुल्क जो है वो हर्ड इम्यूनिटी वाली फिलॉसफी को फॉलो नहीं कर रहा है। बट एनीवे, आपकी बात दुरुस्त है। जो इस वक्त हमने एसओपीज बनाई हैं, ये अवाम की फलाह के लिए बनाई गई हैं, और जहां पर नहीं उसको फॉलो किया जाएगा, कोई ना कोई ज़ाब्ता अखलाक, कोई ना कोई तरीक़ेकार जरूर अपनाना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि कल मेरी उम्मीद ये, हम जो अपनी डिस्कशन कर रहे थे तो हमने कहा था कि कल की हेडलाइन जो निकलनी चाहिए एनसीसी मीटिंग के बाद, वो ये होनी चाहिए कि एसओपी की इन्फोर्समेंट के ऊपर ये इत्तेफाक राय हो गया कि इस किस्म के इकदाम किए जाएंगे, जो भी फैसला। और इसीलिए कल भी जो आपकी मीटिंग थी उसको आपने उन्वान उसका यही था, लिविंग विद पेंडेमिक, और उसमें कुछ और फैसले भी गालिबन उन पर भी गौर हुआ है। मैरिजेस हॉल भी क्या खोलने जा रहे हैं, क्योंकि वो तो एक ऐसी जगह होगी जहां पे 400-500 अफराद एक साथ जमा हो जाएंगे, वो तो एक बहुत बड़ी गैदरिंग होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कहां से मीडिया में खबरें क्या चलती, मुझे तो ये बताया कि मेरे नाम से ये खबर चल रही है। मैं आपको बता देता हूं सर, ये ट्विटर हैंडल है, और ये ट्विटर हैंडल है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ पाकिस्तान, ये वहां पर लिखा हुआ है। तो ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, नहीं वो नहीं, ये कोई प्रपोजल नहीं है, और कल जो है वो डिस्कशन के बाद आपको पता चल जाएगा। लेकिन फहरिस्त वो बहुत ज्यादा हम नहीं तफसील में जाना चाहते कि ज़ाहिर है कल एनसीसी में डिस्कशन होने, लेकिन एक फहरिस्त बनाई गई है कि कौन से काम इस वक्त नहीं खुलने चाहिए। उस तजवीज़ी लिस्ट फहरिस्त के अंदर मैरिज हॉल का जिक्र भी था, तो इसलिए वो आ गया। तो वो तजवीज़ ये थी कि ना खोले जाए। अच्छा, वो नेगेटिव लिस्ट में है, नेगेटिव लिस्ट में वो अभी आएगा, कल रखेगा। ये सूबों की तरफ से जो लिस्ट आई थी और इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ने मिलकर एक फहरिस्त दी है, जो कल जिसके ऊपर बातचीत होगी। सिंध के साथ आप लोगों के कुछ इख्तलाफात होते रहे जो आप रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं एनसीसी की मीटिंग में, लेकिन उनकी नुमाइंदगी किसी ना किसी सतह पे एनसीओसी की मीटिंग्स में भी होती है। फील फैक्टर क्या है इस वक्त? क्या वो भी बाय एंड लार्ज इसी इशू पर, इसी मौक़िफ़ पर है कि हमें इस पेंडेमिक के साथ रहना है और चीज़ें खोलनी है, या वो सोच रहे हैं कि हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाएं और थोड़ी सख्त लॉकडाउन करें?
देखें, कल की जो मीटिंग के अंदर जो सुबह इसलिए हमने रखी है कि चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक मौका हो हमारे पास एमसीसी मीटिंग में जाने से पहले कि उनकी बराह रास्त जो फीडबैक है वो ले ली जाए, राय ले ली जाए। लेकिन जो आज हमने उनको भेज दिए शाम को, जो एनसीओसी की तरफ से सिफारिशात गई हैं, उसके अंदर उनके चीफ सेक्रेटरीज की इनपुट शामिल है, तमाम सूबों की और गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की। इसी तरीके से ज्यादातर हेल्थ मिनिस्टर्स जो हैं सूबों के, उनकी भी उसके अंदर राय शामिल है। और मेरे ख्याल में इसके ऊपर तो इत्तफाक राय है कि एक नेगेटिव लिस्ट की तरफ जाना चाहिए। उसके अंदर कुछ डिफरेंस था कि कौन सी चीज होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर मेरी तो तजवीज ये थी कि क्योंकि हमें बिल्कुल नेशनल कंसेंसस होना चाहिए, तो अगर कोई दो चीजें कोई एक सूबा कह रहा है जो दूसरे नहीं भी कह रहे, तो उसको शामिल कर दें कि एक नेशनल कंसेंसस रखने के लिए। सही। असद साहब, कुछ मिथ्स भी हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि गर्दिश कर रही हैं। मैं चाहूंगा उस पर जरा क्लैरिटी दे दें, जिसमें एक बात जो मुझसे बहुत से सारे लोगों ने पूछी, आई एम श्योर आप पब्लिक फिगर हैं, आपसे भी पूछा गया होगा। ये कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल्स को पैसे मिलते हैं अगर उनके अस्पताल में कोई कोरोना की डेथ हो जाए। कोई कहता है WHO उनको हजारों डॉलर दे रहा है, कोई कह रहा है $10,000 से ज्यादा दिए जा रहे हैं। इस किस्म की बात पहले भी मैं आपसे कर चुका हूं। खुर्रम जमान ने भी कहा है कि सिंध में भी यही हो रहा है। कल एक मौलाना कौकब नूरानी साहब, बड़े फेमस शख्सियत हैं, उनका भी एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ। वो भी यही कह रहे थे कि आप अस्पताल ना जाएं, अस्पताल जाएंगे तो कोरोना पेशेंट ही आपको बना दिया जाएगा क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं। क्या WHO अस्पताल की सतह पर, हुकूमत की सतह पर आप लोगों को पैसे दे रहा है कोविड पेशेंट्स को डेथ डिक्लेयर करने पे, अगर वो कोविड डेथ्स होती है तो? अच्छा, इस किस्म की अजीबो गरीब जो बातें फैलाई जा रही हैं, जाहिर है ये नॉनसेंस है और इस किस्म की कोई चीज नहीं हो रही। लेकिन आज इसके ऊपर भी बात हुई है कि जो अफवाहें फैलाएं जिससे मुल्क के अंदर पैनिक क्रिएट होता है और लोगों के अंदर एक इज़्तिराब पैदा किया जाता है, उसकी भी रोकथाम के लिए कोई तरीक़ाकार होना चाहिए कि सारा दिन यही करते रहेंगे, वो गलत अफवाहें फैलती रहती हैं और हम उसके बाद सफाइयाँ पेश करते रहते। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोई इंटरेस्ट में नहीं है कि कोरोना के केस बढ़ें। उनकी कोई फंडिंग नहीं बढ़ जाती कि कोरोना के केस बढ़े तो उससे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कोई फायदा होता है, तो वो क्यों किसी को पैसा देंगे केस डिक्लेयर करने का। सही। हाँ, वैसे भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर पैसे दे भी रहा हो, जितना पूरी दुनिया को इस वक्त नुकसान हो रहा है मईशत बंद करने से, वो इससे कई ज्यादा होगा। तो अगर कुछ $1000 मिलते भी हो, जो आप कह रहे हैं कि अफवाहें, ऐसी कोई बात नहीं है, तो उससे भी कोई खास फायदा तो नहीं होना है। तो इस तरह की जो आप बात करें कि जरूरी है, हमने देखा कि मुख्तलिफ सोशल जो मीडिया वेबसाइट्स हैं उन्होंने भी इकदाम उठाए हैं। अब एक चीज तो आप कर सकते हैं ना, और मैंने कल सुनवाया है, आपकी पार्टी के MP हैं खुर्रम जमान साहब, रोजाना तसलसल के साथ इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि C ग्रेड वायरस है, अमवात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, हर मौत को जो है कोरोना डिक्लेयर कर दिया जाता है। अपनी पार्टी अपनी सफों में तो कम से कम ये किया जा सकता है ना, क्योंकि जब एक MP बात करेगा फिर उसी से कंफ्यूजन फैलेगी ना। वो पता नहीं मुझे कि किस कॉन्टेक्स्ट में उसने कहा है, कोई स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में उसने कहा होगा, मेरे सामने उसका नहीं है। बट जाहिर है, देखें, जो सारी इस वक्त आदाद शुमार जो ऑफिशियल लेवल पे हम इसीलिए डिस्कस करते, पहले दिन से हमारी ये कोशिश रही है कि कहीं पे भी ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो जहां लोगों को ये शुकूक शुबात होना शुरू हो जाए कि जो आदाद शुमार दिए जा रहे हैं वही दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो तो फिर तबाही है ना। एक दफा एतबार उठ जाए कौम का तो उसके बाद तो बिल्कुल ही कोई आप स्ट्रेटजी अपना ही नहीं सकते। तो हमने बड़ी कोशिश की है कि बिल्कुल उसको ट्रांसपेरेंट रखा जाए, ओपन है थिंकिंग के लिए। जहाँ भी कभी इशू आता है, अगर आपको याद हो तो एक वक्त में एक कराची से खबर लगी थी, एक न्यूज में थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जिसमें ये बात रेज की गई थी कि कुछ डेथ्स ऐसी हुई हैं जो नहीं लेबल हुई। उसी दिन हेल्थ मिनिस्टर सिंध से राब्ता किया गया, तफसील से बात की गई, प्रोसीजर के अंदर चेंज किया गया टू मेक श्योर कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ना हो। तो मेरे ख्याल में तो अभी तक जो आदाद शुमार हैं वो बिल्कुल रिफ्लेक्टिव हैं जो हकीकत। ठीक है असद उमर साहब, क्योंकि मैंने अगला सेगमेंट शुगर कमीशन रिपोर्ट पे करना है। आज भी आपका नाम लिया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से कि आप उनमें से एक जिम्मेदार हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसलिए एक दो सवाल इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे करना चाहूंगा। एक तो आप हमेशा ये कहते हैं कि एक्सपोर्ट का फैसला इसलिए किया ECC ने कि हमें डॉलर्स की जरूरत थी, फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत थी, और दूसरा हमारे पास सरप्लस में शुगर मौजूद थी। लेकिन ये जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट है ये कहती है कि जो शुगर की कीमत बढ़ी है उसमें एक फैक्टर एक्सपोर्ट का फैसला भी है। ये एक काम कर देना, इस शुगर कमीशन रिपोर्ट में से या आप या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या कोई पाकिस्तानी जरा एक दिन अवाम के सामने रख तो दें
कि जनाब जिस वक्त चीनी एक्सपोर्ट करने का फैसला किया गया तो उस वक्त आदादो शुमार के मुताबिक ये अंदाजा लगाया गया था कि चीनी सीजन के शुरू में इतनी है, पैदावार इतनी होगी, खपत इतनी होगी, जब सीजन खत्म होगा तो इतनी होगी, और हकीकत में इससे बिल्कुल बरअक्स हुआ। एक दफा रख देना भाई, ये तो रिपोर्टेड नंबर। तो फिर रिपोर्ट क्यों ये कह रही है कि एक रीजन ये भी था प्राइस बढ़ने का कि शुगर एक्सपोर्ट का फैसला हुआ, वो ये भी कह रहे हैं कि इससे एक परसेप्शन बना कि शायद हमारे पास शुगर और जो शुगर की प्रोडक्शन है और जो डिमांड है वो इक्वल हो जाएगी। उस परसेप्शन का भी फायदा उठाया मार्केट मैनिपुलेटर्स ने जो सट्टा करते हैं, और इंपैक्ट यही हुआ, फर्क यही पड़ा कि कीमत बढ़ना शुरू हो गई। परसेप्शन बना या ये परसेप्शन बनाया गया? जी, असल बात ये बात है कि इसको एक बहाना बना के गलत अफवाहें मार्केट में फैला के एक परसेप्शन क्रिएट कराने की कोशिश की। देखो शॉर्टेज होने वाली है और वो खरीदो जल्दी वरना चीनी नहीं मिलेगी आगे, तो उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे, बगैर कोई शॉर्टेज हुए हुए मार्केट के अंदर चीनी लेकिन वो कह रहे हैं कि परसेप्शन बनाया इसीलिए गया क्योंकि जब एक्सपोर्ट का फैसला हुआ तो जो आपकी डिमांड और प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट बराबर आ गई थी। मिसाल के तौर पे पेज नंबर 10 पे इस साल का लिखा हुआ है कि 4.8 मिलियन टन आपकी शुगर प्रोडक्शन थी, कैरी ओवर स्टॉक 0.5 मिलियन टन था, यानी कि 5.3 मिलियन टन, और टोटल डिमांड 5.2 मिलियन टन थी, तो बैली इक्वल थी जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन थी और जो उसकी कंजम्पशन थी। शहजाद इकबाल से ऐसी गलती होते हुए पहली दफा देखी है। ओ भाई मेरे एक्सपोर्ट हुई थी उससे पिछले साल, ये आप उससे एक साल बाद गया था। तो लेकिन नहीं गलती नहीं की मैंने यहाँ पे, क्योंकि फेब 2020 तक एक्सपोर्ट होती रही है। आपने पहले फैसला किया था फैसला, लेकिन अभी तक एक्सपोर्ट होती रही है। जी ओ यार सुन तो लो शहजाद, आप पहली बात तो आप मुझसे ईसीसी के मेरे फैसले का पूछ रहे थे। मेरा फैसला जो है वो दिसंबर 2018 का फैसला है। ठीक है जी, ऐसा ही है ना। जी 2018-19 का जब सीजन खत्म हुआ तो उस वक्त वाफिर मकदार खत्म हुआ, शुरू नहीं, एक्सपोर्ट होने के बाद वाफिर चीनी मौजूद थी। दूसरी चीज, और ये खत्म होता है सीजन जाके सितंबर अक्टूबर में जाके खत्म हुआ। ईसीसी जून में फैसला कर चुकी थी एक्सपोर्ट बंद करने का। ओके, तो वो जो चीनी गई वो तो 30-40 हजार टन गई, और वो भी गई अगेंस्ट द फैक्ट के ईसीसी फैसला कर चुकी थी। मैं नहीं था उस वक्त ईसीसी में, हफीज शेख ईसीसी को चेयर कर रहे थे, वो जून के अंदर फैसला हो चुका था। सो प्लीज दोनों चीजों को कंफ्यूज ना करें आपस में। जितनी देर वो फैसला हुआ उस ईसीसी का एक्सपोर्ट का फैसला, चीनी की कोई कमी नहीं। आप नहीं समझते कि वो एक पुअर इकोनॉमिक डिसीजन था विच लेड टू द इंक्रीज ऑफ द प्राइस, जो कि इस रिपोर्ट में लिखा है कि उस वजह से, उस फैसले की वजह से जो आपके होते हुआ उसकी वजह से कीमत बढ़ी? 100% गलत है ये असर्शन, और मैं आपके सामने आदादो शुमार एक दफा नहीं 3 दफा रख चुका हूं। अगर मेरे आदादो शुमार गलत आपने आई एम श्योर इस कमीशन के सामने भी रखे होंगे, तो उन्होंने आपकी बात से अग्री नहीं किया है? सर आप मेरी अग्री नहीं किया ना। उनकी रिपोर्ट में से मुझे दिखा देना कौन सा आदादो शुमार है जिसके मुताबिक जो मैं आदादो शुमार दे रहा हूं वो गलत है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं आपको आदादो शुमार? नहीं ठीक है, वो है, लेकिन मैं पढ़ के सुना दूं। द कमीशन हैज गैदर्ड इनफ एविडेंस टू एस्टैब्लिश दैट द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर इज वन ऑफ द रीजंस फॉर द इंक्रीज ऑफ द शुगर इन डोमेस्टिक मार्केट। ये कंक्लूजन है इनका। अब मुझे ये बता दें कि क्या इसी कमीशन की रिपोर्ट के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि उस साल की चीनी की पैदावार 52,67,000 टन हुई थी? क्या ये उसी रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ कि चीनी की खपत उस साल 52 लाख टन थी? क्या ये उसी रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ कि जब सीजन शुरू हुआ था तो 19,80,000 चीनी वाफिर थी? सही। अच्छा असद साहब, मैं माजरत हूं, इंटरप्शन की माजरत इसलिए चाहता हूं क्योंकि डॉक्टर साद नियाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। वो चाहते थे किसी इशू पे बात करें क्योंकि उनको भी कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है, और आज आप लोगों ने कहा है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ पर दबाव नहीं है। कल कहा गया था डॉक्टर जफर साहब की जानिब से कि 25% इंगेज हुई है इस वक्त। लेकिन ये एक सेकंड रुक जाए शहजाद, आप आगे नहीं बात कर सकते। ये मैंने कब कहा कि मैंने कहा कि दबाव नहीं है? नहीं, मैं डॉक्टर जफर साहब की बात कर रहा हूं। उन्होंने कल कहा कि 25% इंगेज हो चुकी हैं इस वक्त हमारी हेल्थ फैसिलिटीज, लेकिन डॉक्टर साद कह रहे हैं कि हालात इसके बरक्स हैं। मैं चाहूंगा क्योंकि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उनकी बात सुन ले, उसका जवाब दे दीजिएगा। जी डॉक्टर साद नियाज साहब, ये बताया हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कि आपको भी कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है और आप इस हवाले से बात करना चाह रहे थे। जी शहजाद साहब, थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने मौका दिया। सबसे पहले तो मैं ये देख रहा था कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये हमने अपनी तरफ से एक डिजीज डॉक्टर्स ने फैलाई हुई है और ये टेस्ट भी हम इसलिए कर रहे हैं कि डॉक्टर्स को और पता नहीं कौन कौन सी एजेंसियां हैं। तो एक तो ये मिथ कि मैं इसीलिए मैंने वॉलंटियर किया कि बताऊं कि देखें जी ये किसी एक तबके या किसी एक आदमी के को ये वायरस इफेक्ट नहीं कर रहा, हर एक को इफेक्ट कर रहा है।
जो मेरा सिर्फ इस वक्त रिक्वेस्ट थी, मेरी असद साहब से बात भी हुई थी कि इस वक्त हमें एक मैसेज कॉम को देना चाहिए कि ना अब कोई चीज इसको रोक नहीं सकती। यही हमने पहले भी कहा था, जब करने का वक्त था उस वक्त फैसला जो भी की हुआ, सही हुआ गलत हुआ, उस पर टाइम जाया करने की जरूरत नहीं। मेन चीज इस वक्त ये है कि आप लोगों को ये समझाएं कि हमारी हेल्थ सिस्टम में ये इस्तात नहीं है। खुदारा 25% हमारे पास नहीं इस्तेमाल हुआ, वो इस्तेमाल हुआ है नेशनली। इस वक्त एपी सेंटर्स हैं कराची, लाहौर और पेशावर। कराची और लाहौर और पेशावर के अंदर हालात ठीक नहीं है। अब लोगों को ये कहना कि अभी हमारे पास बड़ी सकत है, ये मैं इसके बिल्कुल इसी को अंदाजा बता सकते हैं आपके मुताबिक कराची, पेशावर, लाहौर की क्या सिचुएशन है? आप तो राब्ते में रहते होंगे डॉक्टर से। मैं आपको बता सकता हूँ, कराची के अंदर अब आपको हर जगह 2 फैसिलिटीज में डिवाइड करना पड़ेगा। एक पब्लिक फैसिलिटी है और एक प्राइवेट फैसिलिटी है। हर जो आपका शहरी है वो पब्लिक फैसिलिटी को पहले भी यूज नहीं कर रहा था, अब भी नहीं यूज करेगा। प्राइवेट फैसिलिटी कराची के अंदर फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 5 days इज टोटली सैचुरेटेड, डिस्पाइट एटलीस्ट मेरे हिसाब से 50% इंक्रीज के बावजूद टोटली सैचुरेटेड है। और ये आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर, जहां तक पब्लिक है उसके फिगर्स को मैं कंफर्म नहीं कर सकता बिकॉज वो बड़े वेरिएबल आते, उसको गवर्नमेंट ज्यादा बेहतर जवाब दे सकती है। जब मैं पता करता हूं तो वहां पे पेशेंट्स, आपको पता है कि कभी रिस्पॉन्स पॉजिटिव आता है, कभी नेगेटिव आता है। मैं लोगों को सिर्फ ये चाह रहा हूं कि चाहे गवर्नमेंट हो चाहे मीडिया हो, उनको एक मैसेज देना चाहिए कि अब आपको अपने आप को खुद बचाना है। खुदारा मास्क पहने, हाथ धोएं। सही, ये मैसेज तो साहब डॉक्टर साहब, लेकिन जी इस तरह जाना चाहिए कि देखें हमारे पास हेल्थ सर्विसेज सपोर्ट करने के लिए नहीं है। अगर आप बीमार होंगे तो आई एम सॉरी, आपके लिए बड़ा मसला होगा। नॉट एवरीबडी इज हैप्पी टू गो टू सिविल हॉस्पिटल और किंग एडवर्ड्स हॉस्पिटल और वन ऑफ द हॉस्पिटल्स इन द गवर्नमेंट। मैं चाहूंगा असद साहब इस पे क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें। असद साहब वो कह रहे हैं कराची, लाहौर, पेशावर एपी सेंटर है और कराची के हद तक वो कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स सैचुरेट हो चुके हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स में डिफरेंट वेरिएबल फिगर्स आते हैं। इस पे क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें, क्या ये दुरुस्त बात है? देखें, जो कराची, लाहौर, पेशावर, ये सब जगहों के ऊपर जो प्राइवेट सेक्टर एलीट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर प्रेशर सबसे पहले आता है। वो बिल्कुल दुरुस्त बात है, उन पे प्रेशर है और वो एक सेपरेट इशू है। मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता नेशनल उसके ऊपर नेशनल स्ट्रेटेजी जिनकी बात कर रहे हैं साथ, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि वो सोशल क्लास जो मेरी और साथ की सोशल क्लास है, जो आपकी सोशल क्लास है, मैं तो अगर कराची में हूँ तो मैं तो आसान जाना पसंद करूंगा, मैं तो साउथ सिटी जाना पसंद करूंगा, मैं तो नहीं सिविल हॉस्पिटल जाना पसंद करूंगा। वो बात दुरुस्त है। अब उसके लिए फिर क्या नेशनल पॉलिसी उस पर बनाई जाए या नहीं बनाई जाए, उसमें बहस में नहीं हम पढ़ना चाहते। बात वो बिल्कुल दुरुस्त करें, वो वही बोल रहे हैं जो हम बोल रहे थे पहले, जो शहजाद इकबाल भी बोल रहे हैं, जो असद उमर भी बोल रहे हैं, और वो ये है कि भाई आपने सिर्फ अपनी हिफाजत नहीं करनी है, आप अगर एक इस तरीके से काम करेंगे जिससे आपकी अपनी और दूसरों की सेहत खतरे में पड़ेगी तो आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। बड़े दुखी दिल से लेना पड़ेगा, लेकिन आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। इसकी इजाजत आपको नहीं दी जा सकती कि दूसरों की जान आप खतरे में डालें। बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साद नियाज़ साहब, थैंक यू, आपने ज्वाइन किया। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको शिफा दे। आप लोग बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पर कर रहे हैं। जब एक फौजी भी सरहद पे जाता है, वो भी फ्रंट लाइन पर होता है, खतरा उसको भी होता है, लेकिन जब वो घर आता है तो उसको सुकून होता है कि मैं अपने घर में हूँ, अपनी कौम की हिफाजत करके आ गया हूँ। डॉक्टर्स जब घर जाते हैं तो उनको ये परेशानी होती है कि कहीं मैं मर्ज लेके ना आया हूँ और वो मर्ज मेरे फैमिली को ना लग जाए। इसीलिए आप लोग जो काम कर रहे हैं वो यकीनन बहुत ज़बरदस्त है। दुआ करते हैं कि आप सेहतियाब हों। जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको हमारी तरफ से खराज तहसीन पेश करते हैं। एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।